हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस देखिए, पार्सिंग की बात है तो इसकी पार्सिंग करके देखते हैं। ये भी एडिटोरियल ही है। मेरा काम न्यूज़ सुनाना नहीं, पार्सिंग करना है। आइए देखिए, साउंड एंड फ्यूरी। साउंड का मतलब आवाज़, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, बहुत ज़ोर से कुछ बोलते हैं, गुस्सा, तकलीफ। तो कोई बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली की बात हो रही है, अब आगे देखना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी अ यूनिफायर। पहले यहां तक देखते हैं। माइट बी का मतलब हो सकता है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जो संविधान है वो एक यूनिफायर हो सकता है। अब यूनिफायर क्या होता है भाई? यूनिफायर वो होता है जो सबको यूनिफाई कर देता है। यूनिफाई का मतलब एक कर देता है, सबको एकजुट कर देता है, सबको एक ही तराजू में लाकर रख देता है, उसे हम यूनिफायर कहते हैं। तो संविधान सबको एकजुट करने वाला कोई चीज हो सकता है, एक ऐसा रूल बुक है जो सबको एक जगह कर देता है। बट द डिबेट एक्सपोज्ड पोलराइजेशन। अब डिबेट हमारा सब्जेक्ट है, एक्सपोज्ड हमारा वर्ब है। तो यानी कि डिबेट जो हुआ उसने खोल कर रख दिया, एक्सपोज कर दिया, सबके सामने ले आया किस चीज को? पोलराइजेशन का भांडा फोड़ दिया। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि भैया आप एक नहीं हो, आप बटे हुए हो, आप अलग अलग हो। ये यहां तक कही गई। अब आगे देखते हैं। देखिए, द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात हो रही है पार्लियामेंट्री डिबेट की, यानी कि कैसा डिबेट? पार्लियामेंट्री डिबेट। पार्लियामेंट में जो डिबेट होते हैं वो जो डिबेट है, किस चीज पर डिबेट हुआ? ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के ऊपर एक डिबेट हुआ। टर्न आउट टू बी येट अनदर ओकेजन। तो ये जो डिबेट है ना, इसका रिजल्ट निकला। टर्न आउट टू बी का मतलब होता है ऐसा हो जाना। अगर मैं बोलूं कि दिस मूवी टर्न आउट टू बी ब्लॉकबस्टर, यानी कि मूवी कैसी हो गई? ब्लॉकबस्टर हो गई। तो पार्लियामेंट्री डिबेट कैसा हो गया? टर्न आउट टू बी येट अनदर का मतलब एक बार फिर से ये डिबेट किस चीज में तब्दील हो गया? एक ओकेजन में, एक मौका में। ये डिबेट ना हुआ, मान लो एक ओकेजन हो गया, एक मौका जैसा मौके में तब्दील हो गया। किस चीज का मौका? ऑफ इंटेंस डायट्राइब। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा, डायट्राइब मतलब तू तू में जो होती है एक दूसरे के ऊपर जो हम इल्जाम लगाते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया। किसके बीच ये डायट्राइब हुआ? बिटवीन द रूलिंग अलायंस। रूलिंग मतलब जो सत्ता में है, अलायंस का मतलब जो भी अलायंस में उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच, और ऑपोजिशन और जो विपक्ष में है उनके बीच। यहां तक की पार्सिंग हो गई। अब आगे देखते हैं। कलर चेंज। While both sides agreed on the supremacy of the constitution। जब भी कोई सेंटेंस वाइल से शुरू होता है तो जब वाइल का सेंटेंस कंप्लीट होगा तो एक कॉमा होगा। यहां कॉमा है ना, कॉमा के बाद फिर दूसरा सेंटेंस होगा। तो देखिए, इस वाइल को हम कहेंगे जबकि, हालांकि। ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि यहां पर आम बोलेंगे तो यहां इमली बोलेंगे। जबकि बोथ साइड, दोनों जो साइड्स है, अग्रीड, वो सहमत हो गए। किस चीज पर? ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के सुप्रीमेसी पर वो अग्री हो गए, यानी कि संविधान ही सुप्रीम है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। नाउ इन इट्स 75th ईयर। अब बीच में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अब संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉमा लगा के एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि अब जो है इसका 75वां साल चल रहा है। नाउ इन इट्स 75th ईयर। ये जो संविधान है ये अपने 75वें साल में है, कॉमा। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ईच, अब है कि वाइल दोनों साइड जो है वो मान गए कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। अब इस कॉमा का मतलब फिर भी ईच एक्यूज्ड, प्रत्येक ने आरोप लगाया, एक्यूज्ड अदर, दूसरे पर आरोप लगाया, ऑफ अंडरमाइनिंग इट। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर कर देना, खोखला कर देना। इट का मतलब संविधान। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया इसे खोखला कर देने का। तो ईच ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईच। एक्यूज्ड ये हमारा वर्ब हो गया। एक्यूज्ड हुम, अदर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक्यूज्ड के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑफ, और ये ऑफ जब अपने बगल में एक्शन लेगा तो ऑफकोर्स वो जेरेंड में लेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बगल में भैया जेरेंड लेता है। तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। और पार्सिंग करें, देखिए। द डिबेट could have been
एन अपॉर्चुनिटी। चलिए यहां तक देखते हैं। ये डिबेट हमारा सब्जेक्ट है। ये जो डिबेट है ना, कुड हैव बीन, हो सकता था। कुड हैव बीन की हिंदी क्या होती है? हो सकता था। ये बहस हो सकता था। क्या हो सकता था? एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हो सकता था, एक मौका हो सकता था। क्या करने का मौका हो सकता था? यहां पर इन्फिनिटिव आ गया, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने का मौका हो सकता था, जानने का, एक्सप्लोर करने का, वहां जाने का, घूमने का। क्या भाई एक्सप्लोर करना है? अ न्यू कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबके लिए कॉमन है, वहां कोई भी आ सकता है, आप किसी भी पार्टी के हो, आप उस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, वो कॉमन ग्राउंड है। यानी कि ये जो डिबेट है, ये एक कॉमन ग्राउंड को पाने का मौका हो सकता था, उसे एक्सप्लोर करने का मौका हो सकता था। किसके लिए? फॉर अ शार्पली पोलराइज्ड पॉलिटी। शार्पली का मतलब है पूरा, ठीक तरीके से। पोलराइज्ड मतलब बटे हुए, पॉलिटी मतलब कि आपका जो सिस्टम बटा हुआ है, जो आपका जो पॉलिटिक्स है, तो वो दोनों बटे हुए हैं। कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई आम आदमी पार्टी, कोई कुछ है, लेकिन एक ऐसा कॉमन ग्राउंड होता है जहां पर सारे लोग कॉमन होते, सब लोग आते। डिबेट का ये मतलब होना चाहिए था, हो सकता था। ठीक है, अब आगे देखिए। बट, लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, यार कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दैट इज नॉट हाउ इट प्लेड आउट। ये इट किसको कहा जा रहा है? डिबेट के बारे में कह रहा है कि डिबेट प्लेड आउट। प्लेड आउट का मतलब कि जिस तरीके से डिबेट हुआ, तो दैट इज नॉट हाउ इट प्लेड आउट, वैसा नहीं हुआ। वो मतलब ये वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे। वो कॉमन ग्राउंड को एक्सप्लोर करने वाला डिबेट नहीं हुआ, एक दूसरे पे ये इंटेंस डायट्राइब करने का हुआ। समझ गए? चलिए आगे देखिए। स्पीकर्स फ्रॉम पार्टीज इन पावर। अब बात हो रही स्पीकर्स की, यह हमारा सब्जेक्ट है। जो स्पीकर्स होते हैं, कहाँ के स्पीकर्स है? तो उनका यहाँ ओरिजिन दिखा रहा है, फ्रॉम पार्टीज, उन पार्टीज से। कौन से पार्टीज? इन पावर, जो पावर में है। ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जो पार्टीज पावर में है, उनके जो स्पीकर्स हैं, कॉमा, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो लेड बाय है, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये लीड का थर्ड फॉर्म लेड है। यानी कि हम क्या समझेंगे कि ये जो स्पीकर्स है ना, अलग अलग पार्टीज के, तो उनके बारे में कहा जा रहा है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, की जिनका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? जो पार्टीज है, स्पीकर जिस पार्टी से है, जो पावर में है, तो ये पार्टीज का नेतृत्व कौन करता है? लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड अपोजिशन स्पीकर, तो कुछ स्पीकर्स हो गए पावर वाले के, कुछ हो गया अपोजिशन के स्पीकर, जिनको लेड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनको अपोजिशन लीडर के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। कौन है वो अपोजिशन लीडर? राहुल गांधी। तो उन सारे स्पीकर्स को यहां पर कॉमन करके इसी को सब्जेक्ट बना दे कि जितने भी स्पीकर्स हैं, चाहे वो पावर वाली पार्टी के हो, चाहे अपोजिशन वाली पार्टी के जो स्पीकर्स हैं, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, रेल्ड अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इन स्पीकर्स ने भी, रेल का मतलब क्रिटिसाइज किया, फालतू फालतू बोला, किसके खिलाफ? देयर पॉलिटिकल अपोनेंट, जो भी पॉलिटिकल उनके दुश्मन है, अपोनेंट्स है, उनके अपोजिट पार्टीज है, उनके बारे में कहा। एंड यूज्ड, और यूज किया, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एज अ फसाड। फसाड किसको? फसाड, फसाड का मतलब मुखौटा बोलते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक मुखौटे की तरह यूज किया फॉर देयर पार्टीसन पॉलिटिक्स। पार्टीसन का मतलब होता है पक्षपाती पॉलिटिक्स, अपना पक्षपाती पॉलिटिक्स को, मतलब मुखौटा, कॉन्स्टिट्यूशन का मुखौटा ओढ़ लिया और एक सपोर्ट तो किया एक दूसरे को, मतलब अपने आप को सपोर्ट किया, दूसरे को गाली दी, कहने का मतलब है। तो जब पार्सिंग हम करते हैं ना, तो हर वर्ड के हिंदी कई बार आप नहीं समझ पाओगे, बट पार्सिंग में सेंटेंस तो समझ जाओगे ना, टुकड़े तो समझ जाओगे ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है कि मिस्टर गांधी व्यूज। अब ये जो व्यूज है, मुझे लगता है ये व्यू एक वर्ब है और यहाँ एस लगाया, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान के चलते हैं। आप लोग भी देखो तो, मिस्टर गांधी व्यूज। अगर ये वो वाला व्यूज होता, जैसे यूट्यूब पे व्यूज आते हैं, या हमारा विचार, हमारे व्यूज होते हैं, तो फिर यहाँ मिस्टर गांधीज व्यूज होता ना। यहाँ तो कुछ लगा नहीं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है तो फिर ये वर्ब का काम कर रहा है। जैसे ईट्स ड्रिंक्स, वैसे व्यूज, यानी कि मिस्टर गांधी देखते हैं। किसको देखते हैं? द भारतीय जनता पार्टी एंड मिस्टर मोदी। भारतीय जनता पार्टी और मिस्टर मोदी को मिस्टर गांधी देखते हैं कैसे? एज डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो देखते किस रूप में? एज डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के लिए वो डिसलॉयल है, संविधान
के प्रति लॉयल नहीं है, डिसलॉयल है। एंड सॉट टू का मतलब होता है ट्राइड टू, तो ये देखते हैं और इन्होंने कोशिश की, सॉट टू कनेक्ट इट, इस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश की, ऑल टू द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इन्होंने सब चीज को कनेक्ट करने की कोशिश की, ये कह के कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ना, इससे कनेक्ट करने की कोशिश की, कनेक्ट इट ऑल टू, तो इट ऑल मतलब सारी चीजों को, और टू ये टू हिंदुत्व आइडियोलॉजी। आगे देखें, मिस्टर मोदी सिंगल्ड आउट मिस्टर गांधीज फैमिली। देखिए, सिंगल्ड आउट का मतलब क्या होता है? सिंगल आउट का मतलब होता है किसी एक को आप टारगेट करते हो। एक मिनट जरा कलर चेंज करें। जैसे यहां पर है कि मिस्टर मोदी सिंगल्ड आउट मिस्टर गांधीज फैमिली, तो मिस्टर मोदी ने क्या किया, एकदम चुन लिया मिस्टर गांधी के फैमिली को, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, शुरू कहां से किया, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके परदादा से शुरू किया, एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके परदादा कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल। अभी ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब ये शायद नाना की बात कर रहे हैं ना, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर आपके दादा हैं, वैसे तो ग्रेट ग्रैंडफादर दादा के भी पिता हो जाते हैं, बट यहाँ पर ये बात किसके बारे में की जा रही है, जवाहरलाल नेहरू है, यानी कि यहाँ नाना को पकड़ा जा रहा है ना, isn't it? राहुल गांधी, राजीव गांधी, और राजीव गांधी की माँ इंदिरा, और इंदिरा के पिता जवाहरलाल, है ना। तो ग्रेट ग्रैंडफादर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू है, वहां से मिस्टर मोदी ने शुरू किया, उनको ताड़ना शुरू किया, मतलब उनके बारे में बखान करना शुरू किया। फॉर अ नो होल्ड्स बार्ड अटैक, ये जो पूरा देख रहे हो ना, नो होल्ड्स बार्ड अटैक, इसको बोलते हैं बिना रुके, बिना किसी लिमिटेशन के अटैक करना, इतना क्रिटिसाइज किया। दैट इट हैज अंडरमाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये कहा कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को खोखला बना दिया है थ्रू एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ऐसे से काम किए, एक्ट्स का मतलब ऐसे से काम किए हैं, ओमिशन जो करना था वो ओमिट मतलब मिटा दिया, किया ही नहीं, ओमिशन मतलब ना किया, एंड कमीशन ऐसा किया जो नहीं करना था वो किया, तो ये करके उन्होंने संविधान को अंडरमाइन कर दिया है, ये बात कही जा रही। सेंटेंस को एक बार फिर से देख लीजिए, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके, कलर चेंज करते हैं। देखिए यहां से है ना कि मिस्टर मोदी सिंगल्ड आउट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब, कि सिंगल आउट मतलब चुन लिया, किसको, मिस्टर गांधी फैमिली, मिस्टर गांधी की फैमिली को चुन लिया, कॉमा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया, वहां से शुरू किया, फॉर अ नो होल्ड्स बार्ड अटैक, उनको क्यों चुना, बिना रुके उन पर अटैक करने के लिए, यहां तक हो गया, ठीक है। अब यहां पर दैट करके है, अब दैट इट हैज अंडरमाइंड, इट किसको यहां पर कहा जा रहा है, इस फैमिली को कहा जा रहा है, इनकी जो फैमिली है ना, इसने अंडरमाइन किया, खोखला कर दिया, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, किस चीज के थ्रू एक्ट्स, अपने कारनामों के थ्रू। कैसे कारनामे थे कि जो करना है वो ओमिट कर दो, ना करो, और जो नहीं करना है, जो गलत वो सही है वो सब कर दो, इसके थ्रू, क्लियर है। बोथ साइड्स यूज्ड फैक्ट्स, दोनों साइड्स ने फैक्ट्स का यूज तो किया सिलेक्टिवली, लेकिन चुनकर, खास वही चुना, सिलेक्टिवली किया, चुन कर किया, एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ पास्ट एक्टर्स, और जो एक्टर्स का मतलब जो पास्ट के जो पॉलिटिशियंस थे ना, उनके स्टेटमेंट को भी चुना, उनका भी इस्तेमाल किया, क्यों, टू एग्जैजरेट द पॉइंट, अपने पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए, दैट देयर अपोनेंट्स, उनके जो दुश्मन है, डिड मोर हार्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनके दुश्मनों ने डिड किया, मोर हार्म ज्यादा नुकसान पहुंचाया, किसका, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्यादा नुकसान पहुंचाया, देन दे देमसेल्फ, उनसे ज्यादा तो उनके पूर्वजों ने
मतलब उनके सॉरी अपोनेंट्स ने नुकसान पहुंचाया। तो इसका मतलब समझ में आया कि दोनों साइड्स ने फैक्ट्स को सिलेक्टिवली यूज किया और अपने पुराने जो उनके पास्ट के जो एक्टर्स का मतलब पॉलिटिशियंस, ऐसा ना, अभिनेता की बात नहीं हो रही, उनके स्टेटमेंट को लिया इस बात को एग्जैजरेट करने के लिए, उस पॉइंट को कि भाई उनके जो अपोनेंट है, यानी कि अगर कांग्रेस है वो बीजेपी पार्टी अपोनेंट हो गया, बीजेपी पार्टी का अपोनेंट कांग्रेस हो गया, तो वो अपने अपोनेंट के बारे में कह रहे हैं कि भाई तुमने ज्यादा संविधान का नुकसान पहुंचाया, हमने कम पहुंचाया। ये बात हो रही। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। यहां पर है कि सच एन अप्रोच, इस तरह का जो रवैया है, मे वर्क एज अ प्रोपेगेंडा, ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, एक आपका खास उद्देश्य हो सकता है, स्ट्रैटेजी, प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी मतलब आपका एक खास एक तरीका, एक आपका एक खास प्रोपेगेंडा हो सकता है कि आप एक दूसरे को ब्लेम करो, बट कैन डू लिटिल इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑन द क्वेश्चन। लेकिन ये जो सवाल है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो दोनों आए, ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है, कैन डू लिटिल, उसमें बहुत कम कर सकता है। आप लिखा है ना कि सच एन अप्रोच, इस तरह का जो अप्रोच है ना, मे वर्क, मे मतलब चांस है, वर्क काम करेगा, किस रूप में, एज अ प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी, प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी के रूप में तो यार ये रवैया आपका काम कर सकता है, चांस है। लेकिन कैन डू लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर, लेकिन बहुत ही ना के बराबर करेगा इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि सब मिलजुल कर चले, कुछ अच्छा हो, उसमें एंगेज रहे, इसमें ऑन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर ये बहुत कम काम करेगा। कैन डू लिटिल, बहुत लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल रहता है तो थोड़ा बहुत होता है, लिटिल है, बट कैन डू लिटिल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पर जो एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए कि एक अच्छा खासा दोनों मिले कंस्ट्रक्टिव बातें करें, वो नहीं, वो बहुत कम होगा। ये क्लियर है। अब इस तरह की ना हिंदी करना मुश्किल होता है। अब कंस्ट्रक्टिव का मैं क्या हिंदी बताऊं, एकदम संरचनात्मक क्या बोलूं मैं, तो ऐसे कोई समझेगा ही नहीं। तो ऐसे ना द हिंदू, यहाँ पे बंदा अटकता है, अचानक लिखा रहेगा फाउंडेशन, फ्रेमवर्क, कंस्ट्रक्टिव, अब इसकी क्या हिंदी कर, उतनी हिंदी करेंगे कि आधार और ये, तो लोग वैसे भी हिंदी नहीं समझते ज्यादा, इसलिए एडिटोरियल बोरिंग होता है, लोग नहीं पढ़ना चाहते, मजबूरी में पढ़ते हैं। आइए, द कॉन्स्टिट्यूशन understood as a living document। अब यहां पर लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन और यहां कॉमा आ गया, और अचानक यहां पर लिख दिया कि अंडरस्टूड एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तो यानी कि मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर सब्जेक्ट है तो ये मेरा वर्ब कैसे हो सकता है, कॉमा क्यों है, और यहां लिखा है प्रोवाइड्स, तो मुझे लगता है ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट और ये इसका वर्ब, ये एक्स्ट्रा में चला जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, ये ना थोड़ा कलर सही से चल नहीं रहा है, थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ इसको, रुकिए, तो अब देखते हैं कलर काम करे, हाँ कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ लिखा है कि अंडरस्टूड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि ये संविधान जिसे समझा जाता है, अंडरस्टूड किस रूप में, एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि जीता जागता एक डॉक्यूमेंट है, संविधान मतलब जीता जागता एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, प्रोवाइड्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, देता है क्या, द फाउंडेशन एंड द फ्रेमवर्क, आ गया ना, वही फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। अब मैं इसकी नॉर्मल हिंदी करता हूँ, आधार, फ्रेमवर्क मतलब पूरा ढांचा, अब क्या ढांचा कि कैसे क्या चलेगा, देश कैसे चलेगा, कानून क्या होगा, ये सब संविधान बताता है ना, तो एक तरीके से लिविंग डॉक्यूमेंट फॉर अ फेयरर, बहुत ही साफ सुथरा सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए, ऑर्डर मतलब तालमेल रहे, सोशली अच्छा रहे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब अच्छा रहे, ये बात कौन बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, फॉर द कंट्री, देश के लिए, ये बात कही गई है। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा किताब। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट, अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये जो है
कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इज एन इवॉल्विंग प्रोजेक्ट, मतलब ये जो है ये एक उभरता हुआ प्रोजेक्ट है, इवॉल्विंग है, मतलब ये दिन प्रतिदिन इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, तो एक तरीके से इवॉल्विंग प्रोजेक्ट है। एंड एनी डिस्कशन, और कोई भी जो डिस्कशन है ऑन इट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पर कोई भी जो डिस्कशन है, मस्ट अकाउंट फॉर दिस डायनेमिज्म। तो अब ये कह रहा है एनी डिस्कशन, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। ऑन इट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे जो डिस्कशन है, मस्ट अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर के बहुत मतलब होते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब जिम्मेदार ठहराना भी होता है, अकाउंट फॉर का मतलब एक्सप्लेन करना भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्कशन है इसको अवश्य एक्सप्लेन करना चाहिए फॉर दिस डायनेमिज्म। डायनेमिज्म का मतलब कि वो बदलता रहता है, स्थिर नहीं है, संविधान चेंज होता रहता है, तो उसको उस बात को भी बताना चाहिए या कंसीडर करना चाहिए। अकाउंट फॉर का मतलब है तो सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, बताना चाहिए। हिस्ट्री इज अ गुड टीचर, इतिहास जो है वो एक अच्छा अध्यापक है। बट लिटिगेटिंग द पास्ट एंडलेसली इज नॉट अ हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक। अब लिटिगेटिंग यहाँ पर जेरेंट का काम कर रहा है। लिटिगेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या मुकदमा लगाना। तो यहाँ मुकदमा तो नहीं होगा, यहाँ आरोप होगा। तो लिटिगेटिंग द पास्ट, पास्ट के ऊपर कुछ आलतू फालतू बोलना एंडलेसली, बिना रुके टुके बोलना, इज नॉट अ हेल्पफुल लर्निंग टेक्निक। ये एक अच्छा लर्निंग टेक्निक नहीं है, ये एक अच्छा टेक्निक नहीं जिससे आप कुछ सीख सकते हो। अब देखिए आगे देखिए, देयर हैव बीन मेनी डार्क मोमेंट्स इन द 75-year हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कह रहा है कि जो 75 साल की जो हिस्ट्री है संविधान की, देयर हैव बीन मेनी डार्क मोमेंट्स, बहुत सारे ऐसे डार्क मोमेंट का मतलब क्या समझो कि बहुत ही ऐसे खराब पल आए होंगे, तकलीफ देने वाले पल आए होंगे, तो रहे हैं। देयर हैव बीन का मतलब है ऐसे बहुत सारे, 75 साल में से बहुत सारे ऐसे पल रहे हैं। इंक्लूडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी, इसमें शामिल है थोप देना। इम्पोजिशन किस चीज़ का? एमरजेंसी का। तो एमरजेंसी भी एक डार्क मोमेंट ही तो है, ये भी तो इस 75 साल की हिस्ट्री के अंदर ही हुआ है। बट द ब्राइटर एंड बिगर पिक्चर, अब जैसे ब्राइटर और बिगर पिक्चर का क्या आप क्या समझोगे? ये ऐसे गोल गोल घुमा के बोलते हैं लोग। ब्राइटर और बिगर का मतलब कोई अच्छी बात कर रहा है, बट ब्राइटर एंड बिगर पिक्चर इज दैट, यानी कि सबसे अच्छी बात यह है, सबसे साफ सुथरी क्लियर जो बात है वो इज दैट इट स्टिल ऑफर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इथोस। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो संविधान है 75 साल में बहुत सारे इसमें काली छाया आई, डार्क मोमेंट्स आए, बट इस संविधान की अच्छी बात क्या है? ब्राइटर एंड बिगर पिक्चर क्या है? इज वो है दैट, यह कि इट मतलब संविधान स्टिल ऑफर्स, अभी भी देता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ताकतवर पॉसिबल एथोस। एथोस मतलब आपके जो, कैसे एथोस को समझाऊं, मोरल, अच्छा, वैल्यूज, ये सब इथोस है, इथोस कहते हैं। अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इथोस देता है फॉर अ सेकुलर प्लुरलिस्ट एंड प्रोग्रेसिव नेशन। मतलब ये संविधान हमें एक से एक बात बताता है कि हमारा नेशन कैसे सेकुलर रहेगा, कैसे प्लूरलिस्ट रहेगा, मतलब तब विभिन्न तरह के लोग इसमें हैं, और कैसे ये आगे बढ़ता हुआ नेशन है। तो कितना भी काली छाया आ जाए इस 75 साल के अंदर, लेकिन ये संविधान हमें ये भी तो बताता है। द बीजेपी एंड द कांग्रेस, कॉमा भी नहीं है, कॉलिंग ईच अदर नेम्स इज अकीन टू द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। कितना अच्छा बोला है ये देख रहे हैं आप। चलिए आपको कलर चेंज करके बताता हूँ ये क्या हो गया। कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द बीजेपी एंड द कांग्रेस कॉलिंग ईच अदर नेम्स, इसका मतलब होगा कि बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे को अलग अलग नाम देना। कॉलिंग नेम का मतलब क्या है कि आपको कोई अलग नाम दे दे, आपको कोई शहजादा बोल दे, तो आपको कोई चौकीदार बोल दे, कुछ बोल दे, तो कॉलिंग नेम है सब, कॉलिंग नेम। तो बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाना इज अकीन टू का मतलब है कि दिखता है, अकीन टू मतलब एक जैसा है, किसके जैसा है? अकीन टू द पॉट, उस बर्तन के जैसा है। कॉलिंग द केटल ब्लैक, जो केटल को ब्लैक कह रहा है, खुद काला है दूसरे को भी काला कह रहा है, कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, देख रहे अंग्रेजी कैसी होती है कि
अकीन टू मतलब एक उस पॉट के जैसे, अकीन टू का मतलब जैसे है। यू आर अकीन टू योर फादर, तुम अपने पापा के जैसे हो। तो इनका जो एक दूसरे पे इल्जाम लगाना है, एक दूसरे का कॉलिंग नेम्स जो है, ये इज अकीन टू, ये सिमिलर है उस बर्तन के। कौन सा बर्तन? कॉलिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉलिंग द कैटल ब्लैक, जो कैटल को ही ब्लैक कह रहा है, खुद भी तो पॉट है, खुद भी तो उसमें आग लगता होगा, वो भी तो काला होगा। बोथ साइड्स से, दोनों जो साइड्स है वो कहते हैं, से क्या कहते हैं भाई? दे आर फॉर स्ट्रेंथिंग द यूनिटी ऑफ द कंट्री। दोनों लोग कहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी कहते हैं कि वही है, किस लिए? मजबूत करने के लिए। क्या चीज? यूनिटी, एकता। किसकी? देश की एकता को मजबूती देने के लिए वही लोग हैं। दोनों यही बात कहता है। बट एक्यूज ईच अदर, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री। एक्यूज के बाद क्या होता है? ऑफ का इस्तेमाल होता है ना, एक्यूज के बाद ऑफ आता है, ऑफ के बाद वर्ब में आएंगे, यानी कि जनरल। और दोनों बट एक्यूज ईच अदर, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री, कि आप देश को बांट रहे हो। वो कहते हैं तुम बांट रहे हो, वो कहते हैं तुम बांट रहे हो। व्हाट इमर्जेस फ्रॉम द डिबेट। अब यहाँ व्हाट है ना, ये एक्चुअली नाउन क्लॉज बना रहा है कि जो चीज बाहर निकलती है डिबेट से, इज वो है, दैट यह कि दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम टू गो अराउंड, कि अभी बहुत सारी बातें हैं जो घूमेंगी। गो अराउंड का मतलब फैलेंगी, स्प्रेड होंगी। व्हाट वर मिसिंग वर इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब देखो, व्हाट वर मिसिंग जो है ये नाउन क्लॉज है, ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। व्हाट का मतलब है जो है, कि व्हाट वर मिसिंग, जो चीज मिसिंग थी वो कौन सी चीज थी? वर इंट्रोस्पेक्शन, अपने गिरेबान में झांकना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब गिरेबान में झांकना। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, और खुद ये रियलाइज करना। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब खुद ये रियलाइज करना कि क्या अच्छा था, क्या बुरा था, इसकी कमी। बट ये आपको लगता है होगा? नहीं होगा। आगे देखिए। मिस्टर मोदी इज राइट इन सेइंग, मिस्टर मोदी का कहना सही है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिफायर। कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिफायर है, एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक करता है, ऑफ द नेशन, नेशन का एक यूनिफायर है। एंड साइटेड, और हवाला दिया क्या? कि हिज गवर्नमेंट्स पुश, उनके गवर्नमेंट का जो एक प्रयास है, पुश का मतलब खाली धक्का नहीं होता, एक प्रयास है, फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि हिज गवर्नमेंट, साइटेड हिज गवर्नमेंट पुश, गवर्नमेंट का जो पुश है, जो इरादा है, फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द कमिटमेंट टू एडवांसिंग दिस यूनिटी। उन्होंने बोला कि ये एक एग्जाम्पल है कमिटमेंट का। कौन सा कमिटमेंट? क्या करने का? टू एडवांसिंग ही दिस यूनिटी, ये जो एकता है इसको और अच्छा करने का, और एडवांस करने का एक कमिटमेंट है। क्या? कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। ये अनइवन डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। अनइवन का मतलब होता है जो एक जैसा ना हो, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। अनइवन क्या होता है? डेमोग्राफिक मतलब क्या? पॉपुलेशन से रिलेटेड बात हो रही है, कहीं पॉपुलेशन कम है, कहीं ज्यादा है। अनइवन डेमोग्राफिक एंड अनइवन इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इकोनॉमिक ट्रेंड्स भी कहीं कम है, कभी कोई कम पैसे कमा रहा है, कोई ज्यादा। तो ये जो अनइवन है ना, विल रिक्वायर, इसको आवश्यकता होगी क्लोज एंड यूनिफाइड अटेंशन की, कि बहुत ज्यादा और एकदम एकजुट वाला अटेंशन चाहिए। किसके द्वारा? बाय द पॉलिटिकल क्लास, जितने पॉलिटिकल क्लास है इन द डिकेड्स, 10 साल में, अहेड टू री इमेजिन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अहेड टू का मतलब क्या होता है? अहेड टू का मतलब, अहेड टू आगे भी होता है और कुछ करने से पहले भी होता है। तो देखिए क्या है लिखा है कि जो अनइवन डेमोग्राफिक और अनइवन इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, इसको जरूरत होगी, विल रिक्वायर। सब अनइवन है तो इसको जरूरत होगी ना, किसकी? क्लोज एंड यूनिफाइड अटेंशन की बाय द पॉलिटिकल क्लासेस इन द डिकेड्स। 10 साल के अंदर जरूरत होगी कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए। अहेड टू का मतलब आगे भी हो सकता है और कुछ किसी चीज से पीछे भी हो सकता है। देखते हैं, अहेड टू इन द डिकेड्स अहेड। अच्छा, तो यहां पर ना, यहां फिर ये टू नहीं है, खाली अहेड, आगे 10 साल में। यहां इन द डिकेड्स अहेड का मतलब है अगले 10 साल में। ऐसे देखिए,
एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, ये कह रहा है इन द डिकेड्स अहेड। अब कह रहा है कि भाई अगले 10 साल में जो अनइवन डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक ट्रेंड्स है ना, इसको ज़रूरत होगी क्लोज और यूनिफाइड अटेंशन की। क्यों ज़रूरत होगी? अब यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाया है, टू री इमेजिन, पुनः कल्पना करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को री इमेजिन करने के लिए। अब स्कीम, अब ये सब में इसकी हिंदी क्या बताऊँ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में क्या बताऊँ? मतलब एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, एक अच्छा संविधान हो जाए, अच्छी चीज़ें ऐड हो जाए। सैडली, सैडली मतलब बहुत दुख के साथ, लिटिल टाइम वॉज स्पेंट ऑन दीज क्वेश्चन। इस तरह के जो सवाल आते हैं ना कि ये खराब है, वो अच्छा है, उस पर काम करो, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, इन सवालों पर बहुत कम समय, लिटिल टाइम मतलब ना के बराबर टाइम वॉज स्पेंट, टाइम बिताया गया इन सवालों पर। सबसे ज़्यादा समय किस पर गया कि तुम्हारे दादा खराब तो तुम ऐसे, तुम्हारी पार्टी खराब तो तुम ऐसे। बस यही था गाइस, देख रहे हो। तो आज मैंने पार्सिंग इसकी कर दी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।